नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ। तो फाइन स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ही आसान है। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक बाल्मर लाइन है। बाल्मर लाइन कब देखने को मिलती है हमको? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n=2 वाले एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हमें क्या देखने को मिलती है? बाल्मर लाइन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इस बाल्मर लाइन को हाई रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से या फिर हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो बाल्मर लाइन है अपने कंपोनेंट में क्या हो गई है? स्प्लिट हो गई है। ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोला? जो स्प्लिटिंग वहां पर हुई उस बाल्मर लाइन की, उसी को हमने क्या बोला? फाइन स्ट्रक्चर बोला। ठीक है ना। इस फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो स्टेप को समझना होगा। पहला स्टेप क्या है हमारे पास? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास? क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पिन ऑर्बिट। ठीक है, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। क्या है ये? इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एटम है हमारे पास, उसके पास क्या होता है? कुछ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और कुछ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं। नाउ इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा? एटम की एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। और उस एटम की एनर्जी में चेंज आने से क्या होगा? जो एटम के एनर्जी लेवल होंगे वो क्या हो जाएंगे? अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर एटम के एनर्जी लेवल अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन भी क्या होगा? अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। किसकी हेल्प से? इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो इसे मिटा देता हूं मैं। तो इस पूरे के लिए हम इसके यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये लंबा सा डेरिवेशन है, देखते हैं। ओके, इसे मिटा देता हूँ। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, अभी जैसे हमने पढ़ा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। अब किस एटम की बात कर रहे हैं हम? सिंपलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं या फिर वन इलेक्ट्रॉन एटम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है? कोई एक वन इलेक्ट्रॉन एटम है और उस एटम का ये न्यूक्लियस है। मैंने अज्यूम कर लिया क्या है? उस एटम का न्यूक्लियस है, और हम जानते हैं इस न्यूक्लियस के पास क्या होगा? कुछ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? ZE के बराबर चार्ज होगा। Z क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और E क्या है? एक प्रोटॉन पे चार्ज है। ठीक है, नाउ अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? एक सर्कुलर ऑर्बिट बना दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से। अगर इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, और इस यहाँ पर v वेलोसिटी क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कौन? ये इलेक्ट्रॉन। और मैंने अज्यूम कर लिया कि जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है? यहाँ पर r है। ओके, नाउ मैं इस दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है? मेरे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद क्या है? कुछ चार्ज है। कितना? ZE चार्ज है। तो इसका क्या? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस का क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? जो ये न्यूक्लियस है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल कितना है? E है। ठीक है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम क्लास 12 जो हमारे पास E होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा किसका फंक्शन होगा? इस रेडियल वेक्टर R का फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ V लिख सकते हैं। V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इतनी बात समझ में आई? ओके, देखो अब इसे क्या लिखता हूँ मैं? दिस E इज इक्वल टू, नाउ ग्रेडियंट ऑफ VR, तो ग्रेडियंट ऑफ VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल VR, यानी सबसे पहले किसका करूंगा? डिफरेंशिएशन इस V का, फिर इस R का भी होगा। अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ R आ जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर R। ठीक है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। R क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इस R का जो ग्रेडियंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट।
हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दिस डेल वी ओवर डेल आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये क्या है, वेक्टर आर है और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, इस आर की डायरेक्शन में होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो ये डेल आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर है, ये क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ई, इन डायरेक्शन ऑफ ई, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इनका रेशियो किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, हम जानते हैं। ओके ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसे मैंने क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ है, रेस्ट में है, जैसा कि होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको ना। अब मैं थोड़ा अजीब सा अज्यूम कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस फ्रेम में जा रहा हूं जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेस्ट में है, और जो ये न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ अपना फ्रेम चेंज कर रहा हूं। अब मैं जैसे ही अपना फ्रेम चेंज करूंगा तो फ्रेम, किस फ्रेम में जा रहा हूं मैं, उस फ्रेम में जा रहा हूं जिस फ्रेम में कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेस्ट में है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मैं उस फ्रेम में जा रहा हूँ जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेस्ट में है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस होगा इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर इस तरीके से क्या करने लग जाएगा, रिवॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। नाउ अभी जब हम किस फ्रेम में थे, जब हमारा न्यूक्लियस रेस्ट में था, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे रिवॉल्व कर रहा था, इस तरीके से, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी थी, ऐसे थी। लेकिन जब हम उस फ्रेम में जाएंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और न्यूक्लियस इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस कैसे रिवॉल्व करेगा, इस तरीके से रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। अगर हम ऐसा सोचें कि हम कहाँ से देख रहे हैं इस सिस्टम को, इस ई में बैठ के देख रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा, ये न्यूक्लियस इसके चारों ओर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ई इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, इस यहाँ से वी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, माइनस, मेरे पास माइनस वी होगी। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ अपना रेफरेंस फ्रेम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किस फ्रेम में चला गया मैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेस्ट है। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि मैं उस फ्रेम में हूँ जिस फ्रेम में जो इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है, लेकिन न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में उस न्यूक्लियस के चारों ओर वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए हमको ये न्यूक्लियस भी क्या लगेगा, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। इतनी बात क्लियर हुई ना आपको। नाउ अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हम जानते हैं फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास। हम किस फ्रेम में है अभी, वो याद रखना है, जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। ठीक, नाउ इन रेफरेंस फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ठीक है, ओके। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अब मैग्नेटिक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ, दिस डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई एंड आई क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एल क्रॉस आर एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो डायपोल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। करेक्शन क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरे पास आई है, तो इस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई यानी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, देखो ये μ0 अपॉन 4 पाई, इस आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई अपॉन टी लिख सकता हूँ। ई अपॉन टी, ई क्या है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, वो क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड होगा ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब dt यानी टाइम है, तो टाइम क्या है, स्केलर है, तो उसको मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डी एल डिवाइडेड बाई डी टी क्रॉस
आर, एंड यहाँ क्या डिवाइड में कितना आ गया आर क्यूब आ गया, एंड मल्टीप्लाई में कितना रख दिया यहाँ पर मैंने डी टी लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आगे देखते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला टर्म तो ऐसे रहा, डेल बी इज इक्वल टू ये म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई ये ई अपॉन टी, एंड यहाँ ये क्या है डेल डी एल डिवाइडेड बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या होता है वेलोसिटी होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा ना। इस केस में किस फ्रेम में हम जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है रेस्ट है उस फ्रेम में हमको वेलोसिटी क्या है माइनस वी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का वी आ जाएगा, एंड क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू कितना आ गया यहाँ पर डी टी आ गया। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास dv है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा और यहाँ क्या है वेरिएबल किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास ये म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, और ये e अपॉन टी भी क्या है कॉन्स्टेंट है, और ये जो टर्म है पूरा कॉन्स्टेंट और dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो ये माइनस का v क्रॉस r डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू कितना आ गया यहाँ पर डी टी का कितना आ गया टी आ गया। ठीक है, तो इस टी से ये टी क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों को। ठीक है, यहाँ ये डी बी का कितना हो गया बी हो गया और टी टी का कितना हो गया टी हो गया। ठीक, नाउ अब ये टी तो कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू ई कितना आ गया यहाँ पर माइनस का v क्रॉस आर, एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर आर क्यूब आ गया। ठीक, ओके, नाउ मैं आप एक काम कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा काम करना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो दिखने में ज़्यादा आसान होगा या फिर उसको सॉल्व करना क्या होगा सरल होगा। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात हुई। नाउ अब देखो ओके, तो यहाँ से क्या आ गया म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू ये वाला जो ऊपर वाला एप्सिलॉन है इसकी जगह लिख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर माइनस वी, ये माइनस वी इसके साथ रख दिया। ठीक है, माइनस वी को नाउ क्रॉस ये वाला क्रॉस, अब ये जो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहाँ लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले गया। नाउ एंड फिर क्या आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये क्या है यहाँ पर ई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्या है स्केलर है तो उसको मैं अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस आर वेक्टर के साथ। तो देखो इसको फिर यहाँ बाहर लोगे तो फिर ये वी क्रॉस आर ही आ जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दिया और ये वाला एप्सिलॉन नॉट यहाँ कहाँ आ गया मल्टीप्लाई में आ गया ना। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये किसकी वैल्यू निकल के आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकल के आई है। जो यहाँ पर ई निकाला है वो ये ई है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास ई की वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ई इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लास 12th। नाउ अब ये क्या है एप्सिलॉन नॉट सॉरी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है, सिंस वी नो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/c², ये भी क्लास 12th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 1/c² रख देंगे, तो यहाँ पर b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो ये 1/c² एंड मल्टीप्लाई में ये माइनस का v आ जाएगा, और ये क्रॉस में ये पूरा कितना है ये e आ जाएगा, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर दूं चेंज कर दूं तो माइनस साइन कैंसिल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ई क्रॉस वी डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये c² आ गया है। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ओके, नाउ अब एक काम कर रहा हूँ इस ई को यहाँ से उठाया कहाँ पुट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा देखो पुटिंग 1 in 2, 1 को कहाँ पुट कर दो 2 में पुट कर दो, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया देखो ई कहाँ है मेरे पास ये 1/c² ऐसे रहने दिया मैंने यहाँ पर 1/c²। ठीक है, ई की जो क्या आ गया मेरे पास डेल वी आर डिवाइडेड बाई डेल आर, एंड मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, एंड क्रॉस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर v आ गया। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, ये r जो यहाँ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ r है इसको यहाँ से उठा कहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/r। ठीक है, ओके, तो यहाँ इसको यहाँ से उठाकर इधर रख दिया, तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास r वेक्टर
मल्टीप्लाई बाई वी वेक्टर आ गया। यहाँ पर मैं m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, m से मल्टीप्लाई क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा या नया वैल्यू निकल के आएगी। क्या आ जाएगा, देखो ये इस m को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा 1/mc², दिखने में अच्छा लग रहा है, इंटू ये 1/r, ये मैग्नीट्यूड r अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अंदर कितना आ गया, डेल v ओवर डेल r। अब ये क्या है, r क्रॉस v इंटू एम। r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, और ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, यहाँ पर बताना भूल गया मैंने, क्या बोला, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया ना, m क्या है एक्चुअल में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाली ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है तो एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर होता है, mv r के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम एंगल पता नहीं है तो r क्रॉस v इंटू एम हम लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हमारे पास, L वेक्टर के बराबर, ये वाली वैल्यू क्या, r क्रॉस v इंटू एम किसके बराबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L के बराबर है। ठीक है, नाउ इसको क्या बोल दो, ये क्या हो गया मेरे पास, b हो गया, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एटम के पास क्या होगा, कुछ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जब उस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो क्या है, ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है एटम का, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये एटम का क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हमने कहाँ रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दोनों किसके हैं, एटम के हैं। तो उसके कारण क्या होगा, उस मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, डेल ई एल कोमा एस, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज रिटन एज माइनस का म्यू एस डॉट बी। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, माइनस का म्यू एस डॉट बी होता है। ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, कब, जब हमने इस म्यू एस को कहाँ रखा हुआ है, इस बी में रखा हुआ है। ये बी क्या है हमारे पास, ये बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब क्या करो, इसे मैं क्या बोल दूँ, इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँ। इस इक्वेशन 3 को कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 4 में पुट कर दो, देखो क्या मिलता है हमको। ओके, नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल ई एल एस, डेल ई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस म्यू एस। ठीक है, ना अब म्यू एस तो ऐसे ही रहा, बी की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का म्यू एस एंड डॉट, अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/mc² इंटू 1/r इंटू डेल वी आर डिवाइडेड बाई डेल आर, एंड यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास, एल आ गया। ठीक है, नाउ सिंस वी नो दिस म्यू एस कैन बी रिटन एज म्यू एस इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं जी एस इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m एंड मल्टीप्लाई में कितना होता है, एस वेक्टर। ओके, हमने पढ़ा हुआ है कि जो म्यू एस होता है किसका होता है, जी एस इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एस वेक्टर के बराबर होता है। यहाँ जी एस क्या है मेरे पास, स्पिन जी फैक्टर है या फिर स्पिन लैंडे जी फैक्टर है। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डेल ई एल कोमा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर इस म्यू एस की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। ओके, तो कितना आ गया, जी एस इंटू ई माइनस का जी एस इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, माइनस का जी एस इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ पर ये वाला टर्म लिखो आप, कौन सा वाला, 1/mc² एंड मल्टीप्लाई बाई 1/r, एंड ये कितना आ गया, डेल v डिवाइडेड बाई डेल r, और ये s डॉट कितना आ जाएगा मेरे पास, l आ जाएगा, कितना आ जाएगा, s डॉट l। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डेल ई एल कोमा एस इज इक्वल टू माइनस का जी एस, एंड ये कितना आ गया, e डिवाइडेड बाई 2m² इंटू 1/r डेल वी आर डिवाइडेड बाई डेल r इंटू एस डॉट एल आ गया। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये क्या है, जी एस है, इस जी एस की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये जी एस की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पर, एल डॉट सॉरी डेल ई इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m²c² इंटू 1/r डेल वी आर डिवाइडेड बाई डेल आर इंटू एस डॉट एल आ गया।
ओके इतना क्लियर हुआ। नाउ अभी तक हमने क्या अज्यूम करके चल रखे हैं कि जो हम किस फ्रेम में है, जिस फ्रेम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेस्ट में है। लेकिन जब हम अपने फ्रेम को फिर चेंज करेंगे या फिर किस फ्रेम में आएंगे या किस रेफरेंस फ्रेम में आएंगे जहाँ पर हमारा न्यूक्लियस रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तब हमको इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर 1/2 फैक्टर है एक, जिसको हम थॉमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि थॉमस ने सबसे पहले इसको देखा था कि जब तक हम यहाँ पर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी वो एग्जैक्ट निकल के नहीं आएगी। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कब? जब हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगे जहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ है, रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसको हम 1/2 फैक्टर भी बोलते हैं। उस फैक्टर को क्या नाम बोलते हैं हम, थॉमस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कब? जब मैं किस फ्रेम में आऊंगा, अभी तक कहाँ था मैं, उस फ्रेम में था जब जहां इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जब मैं किस फ्रेम में आऊंगा, जहां न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो मुझे इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हट जाएगा इधर से, ये वाला 2 हट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा। तो कौन से फ्रेम में, इन फ्रेम इन विच न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, फ्रेम इन विच न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर हम उस फ्रेम में देखेंगे जिस फ्रेम में न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसने बताया, थॉमस ने सबसे पहले हमको बताया था कि इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 कैंसिल हट जाएगा इधर से, तो कितना आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई 2m m² c² डिवाइडेड बाई 1/r डेल VR डिवाइडेड बाई डेल R, एंड यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया, यहाँ पर S.L आ गया। ठीक है, नाउ ओके, नाउ ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 4। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर S.L निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कि S.L की वैल्यू कितनी होगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं इसे मिटा ना। हमको क्या निकालना है, S.L निकालना है। तो सिंस वी नो S इज इक्वल टू क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। S इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कैसे लिख सकते हैं हमें, S इंटू S प्लस 1 इंटू h/2π लिख सकते हैं। यहाँ जो स्मॉल s है वो क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर है। और हम जानते हैं दिस L यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम, L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2π लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल l है ये क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। और हम जानते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम J कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में क्या होता है h/2π। और जो यहाँ अंडर रूट के अंदर J है इसे हम क्या बोलते हैं, इनर क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नाउ सिंस वी नो फ्रॉम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम दिस J कैन बी रिटन एज L प्लस S, यानी अगर हम L और S को क्या करेंगे, कपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम मिलेगा। नाउ टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड, तो अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालूँ, J डॉट J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, L प्लस S डॉट L प्लस S आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब J डॉट J क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से J² हो जाएगा। फिर यहाँ पर L डॉट L आएगा तो L² हो जाएगा। फिर यहाँ पर L डॉट S आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस का S डॉट L आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा इधर से प्लस का S डॉट S कितना हो जाएगा मेरे पास, S² हो जाएगा। ना हम जानते हैं फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। S डॉट L डॉट S लिखो या S डॉट L लिखो, एक ही बात हुई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से J² इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, L² 2L, या फिर S डॉट L क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, S डॉट L प्लस का कितना आ गया यहाँ पर S² आ गया। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, 2S डॉट L निकालूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, J² माइनस L² माइनस S² आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास S डॉट L इज इक्वल टू कितना आया, J² माइनस L² माइनस S² डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं ये क्या है, J L और ये क्या है S, इन सबको ओके, इसको उठाए कहाँ पुट कर दो, उस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर यहाँ पर J L और S की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सिंस वी नो दिस J इज इक्वल टू दिस वन, S इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस L इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इन सब की वैल्यू कहाँ पुट करो,
इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास यहाँ से एस डॉट एल इज इक्वल टू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखो सबसे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और इस जे की जो क्या बच जाएगा, देखो जे इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 एंड माइनस का एस इंटू एस प्लस 1 कितना आया एस प्लस 1 एंड ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ गया, कितना आ गया एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ गया और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। ना अब एक काम करो, इस एस डॉट एल की वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। ये तो मिटाना पड़ेगा मुझे, तो इसे मिटा देता हूँ मैं। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर इतना याद ध्यान रखना। इन इक्वेशन 5 अगर हम इक्वेशन 5 में क्या निकालो यहाँ से, डेल ई एल कॉमा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास ये माइनस का ई डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर इंटू डेल वी आर डिवाइडेड बाई डेल आर एंड फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में एस डॉट एल की जगह ये पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 माइनस का एस इंटू एस प्लस 1 एंड यहाँ डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, एस प्लस 1 डिवाइड में 2 आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना हो गया मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके नाउ अब ये देखो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये सब उठा के इधर ले आओ और ये वाले जो कांस्टेंट है ये वाला कांस्टेंट सब इधर आ गया, तो कितना आ गया देखो ये डेल ई एल कॉमा एस इज इक्वल टू माइनस का ई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पर पाई स्क्वायर इंटू, देखो अब इसको इधर लिख दूंगा मैं लास्ट में, तो पहले इसको लिख देता हूँ, क्या है मेरे पास जे इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 माइनस का एस इंटू एस प्लस 1, छोटा तो नहीं हो रहा है लिखा हुआ, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो कितना हो जाएगा, देखो ये बोर्ड छोटा है ना मेरा, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन आर डेल वी आर डिवाइडेड बाई कितना आ गया डेल आर आ गया, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। नाउ अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये कब है, जब हमने क्या लिया है आर को परफेक्ट लिया है। ये कैसा है, आर एक रेडियस है, एक सर्कुलर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो पाथ होता है वो जो सर्कल से थोड़ा क्या होता है डेविएट होता है, थोड़ा सा कैसा हो जाता है इलिप्टिकल हो जाता है, यानी ये आर क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, तो इसका क्या ले लूँगा मैं पूरे का एवरेज लेना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या है, ये एवरेज निकालना कितना होगा, ठीक। नाउ ये क्वेश्चन 5 हो गया था, इसे मैंने क्या बोल दिया क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया। नाउ सिंस वी नो दिस वी आर यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई डिवाइडेड बाई आर होता है, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई जेड ई अपॉन आर के बराबर होता है, ओके ना। अब मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, डेल वी आर अपॉन आर निकाल दूंगा, डेल वी अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये माइनस का जेड ई अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि 1/r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर पे माइनस साइन आ जाएगा, ओके ना। अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, देखो इसका डेल वी ओवर डेल आर का एवरेज इज इक्वल टू ये माइनस का जेड ई अपॉन 4 पाई आर तो ऐसे ही रहा, सॉरी 4 पाई साइन नोट तो ऐसे रहा, और यहाँ एवरेज किसका आ जाएगा फिर 1/r स्क्वायर का, क्योंकि वेरिएबल कौन होगा 1/r स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, ठीक। ओके कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये कैसा होगा नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये कैसा आ जाएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और कुछ और गड़बड़, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा माइनस, देखो इधर देखो ये क्या है मेरे पास म्यू एस है, तो ये म्यू एस कैसा होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो म्यू एस होता है वो एस के कैसे होता है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा इधर म्यू एस की जगह, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रखी है। यहाँ पर मैं नेगेटिव लगाना भूल गया, क्योंकि जो म्यू एस होता है वो एस के क्या होता है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। अब इस वैल्यू को यहाँ थोड़ा कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 6 में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल ई एल कॉमा एस इज इक्वल टू ई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये क्या आ गया मेरे यहाँ पर पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई
ये वाला टर्म क्या है मेरे पास ये ओके क्या है जे इंटू जे प्लस वन माइनस का एल इंटू एल प्लस वन माइनस का एस इंटू एस प्लस वन एंड मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 1/r। और ये तो क्या है कांस्टेंट है और ये क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर और ये 1/r क्या आ जाएगा 1/r क्यूब का एवरेज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जेड ई अपॉन 4πε0 तो ऐसे रहा और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1/r क्यूब का एवरेज आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब इसको यहाँ से उठाकर इनके साथ रख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये डेल ई एल कॉमा एश इज इक्वल टू ई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16m स्क्वायर सी स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई जेड ई डिवाइडेड बाई 4πε0 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर ये जे इंटू जे प्लस वन माइनस का एल इंटू एल प्लस वन एंड माइनस का एस इंटू एस प्लस वन एंड यहाँ कितना आ जाएगा एवरेज ऑफ 1/r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा क्योंकि 1/r क्यूब का एवरेज हमको पहले से पता होता है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसको आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो 1/r क्यूब की वैल्यू हमको क्या होती है पहले से पता होती है, यानी इसके एवरेज की वैल्यू हमको पहले से पता होती है। ठीक है, तो मैंने ये लिखी हुई है तो मैं उसको यहाँ से लिख लेता हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये कैसे आया करके। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r क्यूब की वैल्यू हमको मैंने लिखी हुई है कितनी होती है, सिंस वी नो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स दिस एवरेज ऑफ 1/r क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास z की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए नॉट की होल पावर 3 और ये कितना आ गया यहाँ पर n की पावर 3 इंटू एल प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में कितना होता है हमारे पास l प्लस 1 होता है और ये किसके लिए वैलिड होता है जब l क्या है मेरे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। अब यहाँ पर ये जो ए नॉट है ये क्या है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है। ठीक है, जिसके लिए n इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल l क्या है मेरे पास यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और जो ये ए नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है और हमने पढ़ा भी था जब हमने बोहर मॉडल पढ़ा था, हमने ए नॉट निकाला भी था, तो दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमको याद होना चाहिए। या फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है हमारे पास ए नॉट की वैल्यू 4πε0 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर एम सी स्क्वायर। ठीक है, एक इसकी वैल्यू है मेरे पास सॉरी एम ई स्क्वायर होगा है सी स्क्वायर नहीं एम ई स्क्वायर। ओके ना, अब एक काम करो इस आर एवरेज ऑफ 1/r क्यूब की वैल्यू को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं ऊपर में डाल लेता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं यहीं से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो ऐसे आया क्या है मेरे पास ई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16m स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई में कौन सा वाला टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म लिख दिया क्या है मेरे पास जेड ई डिवाइडेड बाई 4πε0 है। ठीक है, क्या है मेरे पास जेड ई डिवाइडेड बाई 4πε0, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो किसकी एवरेज ऑफ 1/r क्यूब की वैल्यू, और वो कितनी है इतनी दी हुई है। ठीक है, एवरेज ऑफ 1/r क्यूब। इसके सबसे पहले क्या है मेरे पास यहाँ पर जेड क्यूब है, सबसे ऊपर जेड क्यूब है डिवाइड में। ओके, अब यहाँ मैं क्या लेना में ए नॉट की पावर 3, अब ए नॉट की वैल्यू ये देखिए इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 का मतलब क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर 4πε0 की पावर 3 यानी इसकी पावर 3 फिर मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 3। अब इसकी पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा जेड की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 पाई की पावर 6 एम की पावर 3 और ई की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। ओके, अब इसकी पावर इस पूरे की होल पावर 3 क्योंकि ए नॉट की पावर 3 है तो इस पूरे की होल पावर 3 ये करोगे तो कितना आ जाएगा देखो h की पावर 6 डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 4 की पावर 3 और ये पाई की पावर 6 m की पावर 3 इंटू ई की पावर 6 आ गया, और मल्टीप्लाई में देखो यहाँ क्या है n की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास n की पावर 3 इंटू एल प्लस एल बाई 2 इंटू कितना है l प्लस 1 है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर क्या है हमारे पास कौन सा टर्म ये वाला टर्म ये बीच वाला ये लिख लें यहाँ पर क्या है मेरे पास j इंटू जे प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का s इंटू एस प्लस 1 है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत इसमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बहुत हमको ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं देखो कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं, देखो कुछ टर्म क्या कैंसिल होंगे मेरे पास यहाँ पर
देखो ये कितना है मेरे पास h, और देखो एच स्क्वायर से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 4 टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इस 4 की पावर 3 से ये 4 की पावर 3, और ये पाई की पावर 6, देखो यहाँ पाई की पावर 2, पाई की पावर 3, ये सारे के सारे पाई क्या हो जाएंगे मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे इस पाई से। ओके ना, यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर है, और ये एम की पावर 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ना, अब इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये क्या है 8 की पावर 6 है, ये सॉरी ई की पावर 6 है, तो ई की पावर 6 ई इंटू ई कितना हो जाएगा, ऊपर जाके ई की पावर 8 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास जेड की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल ई एल कॉमा एस इज इक्वल टू ई की पावर 8 इंटू जेड की पावर 4, एंड डिवाइड में कितना आ गया देखो। ओके ये 4 तो कैंसिल हो गया था, नहीं सॉरी ये वाला 4 कैंसिल नहीं हुआ था, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 16 सी स्क्वायर, ये 16 और ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया सी स्क्वायर आ गया, एंड फिर ये मल्टीप्लाई में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद यहाँ देखो यहाँ कितना बचा है मेरे पास, h की पावर 4 बचा हुआ है, कितना बचा है इधर पे h की पावर 4 बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की पावर 3 बचा हुआ है। ठीक है ओके, फिर देखो इधर कितना है मेरे पास इंटू एन की पावर 3 है, और ये कितना है मेरे पास एल इंटू एल प्लस 1/2 है, और फिर मल्टीप्लाई में कितना है एल प्लस 1 है, और उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास फिर से ये क्वांटिटी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 माइनस का एस इंटू एस प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक ना, अब देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखो इस टर्म को, इतना टर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप इसको रीअरेंज करोगे, देखो कैसे करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या m ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की पावर 3 इंटू सी, एंड मल्टीप्लाई बाई क्या ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड मल्टीप्लाई में सॉरी अभी कुछ टर्म और बचेंगे, मल्टीप्लाई में जेड की पावर 4 इंटू एच सी इतना। ठीक है, इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, रीअरेंज कर दिया मैंने, रीअरेंज करने के बाद ऐसा है, क्योंकि ये जो दो यहाँ पर जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बताएंगे क्या है ये। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर एच सी, एंड फिर नीचे डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 2 इंटू एन की पावर 3 इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1, और ये ब्रैकेट में तो ये वाला टर्म यहाँ पर रहा ही। ओके इतना क्लियर हुआ ना। ये जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है, रेडबर कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये जो है किसकी वैल्यू है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो डेल ई एल कॉमा एस इज इक्वल टू रेडबर कांस्टेंट, कब, जब हमारे पास जो न्यूक्लियस का मास है उसने क्या अज्यूम कर रखा है, इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम कर रखा है। और ये कितना आ गया यहाँ पर जेड स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर, ये फाइन स्ट्रक्चर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है फाइन स्ट्रक्चर, और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और ये कितना आ गया जेड की पावर 4 इंटू एच सी, एन डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 2 एन की पावर 3 एल इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1, एंड हेयर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा मेरे पास j इंटू जे प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का s इंटू एस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या फिर चेंज इन एनर्जी बोल सकता हूँ इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ इसको मैं अब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर निकाल दो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं डेल टी, यानी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर डेल टी एल कॉमा एस इज इक्वल टू माइनस का डेल ई एल कॉमा एस डिवाइडेड बाई एच सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको जब जैसे ही इसमें पुट करोगे तो ये एच सी से ये एस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर, इससे डेल ई की वैल्यू यहाँ पुट करने पर इस एस सी से एस सी कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर माइनस का आर इन्फिनिटी एल्फा स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4, एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2 एन की पावर 3 एल इंटू एल प्लस 1/2 इंटू कितना आ गया एल प्लस 1 आ गया। ठीक, एंड मल्टीप्लाई में j इंटू जे प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का s इंटू एस प्लस 1 हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ से मेरे पास डेल टी एल कॉमा एस
इज इक्वल टू माइनस का कितना आया आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया ये 2n3 इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1 एंड कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में j प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का h इंटू एस प्लस 1 आ गया। दिस इज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ से जो डेल टी है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, इस एल एस और जे की वैल्यू पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, नाउ अब फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन की एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारे पास एस होता है वो कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो एस कितना होगा 1/2 होगा। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम जो मेरे पास क्या एस स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है 1/2। ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होगा। तो इसके लिए मेरे पास हम जानते हैं J इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास L प्लस माइनस 1/2 होता है। तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास L प्लस 1/2 या प्लस माइनस S होता है। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस 1/2 एंड L माइनस 1/2। तो ये दिखा रहा है कि फॉर ए गिवन L J कैन टेक 2 वैल्यू, एक क्या L प्लस 1/2 और दूसरी क्या L माइनस 1/2। तो अगर यहाँ पर आप J की 2 वैल्यू है, एक क्या है फॉर ए गिवन L की 2 वैल्यू है, एक क्या है L प्लस 1/2 और एक क्या है L माइनस 1/2। तो इसका मतलब जो ये शिफ्ट है या फिर इंटरेक्शन एनर्जी में जो चेंज इन एनर्जी है डेल टी एल कॉमा एस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, वो किस उसकी अलग अलग जे के लिए क्या होंगे, अलग अलग वैल्यू होंगी। और फॉर ए गिवन एल उसकी कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, क्योंकि फॉर ए गिवन एल जे की 2 वैल्यू है। अगर जे की 2 वैल्यू होंगी तो यहाँ पर डेल टी एल कॉमा एस की भी कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस आएंगे। पहला केस तो क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, और दूसरा केस किसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, इक्वल टू जे। ठीक है, तो एक एक करके केस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, केस फर्स्ट मेरे पास एस इज इक्वल टू कितना है 1/2 और जे इज इक्वल टू क्या है मेरे पास एल प्लस 1/2 है। जे इज इक्वल टू कितना है L प्लस 1/2। अब इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, जे की जगह कितना रखूँ, तो यहाँ से मेरे पास जे इंटू जे प्लस 1 एंड माइनस का L इंटू एल प्लस 1 माइनस का S इंटू एस प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। जे की जगह क्या पुट कर दो L इंटू एल प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये L इंटू एल प्लस 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा देखो ये L इंटू एल प्लस 1/2 प्लस 1 आ गया एंड माइनस का L इंटू एल प्लस 1 एंड माइनस का S इंटू एस प्लस 1 आ गया। सॉल्व करो कितना आ जाएगा देखो ये L प्लस का 1/2 इंटू एल प्लस का 3/2 माइनस का L इंटू एल प्लस 1 माइनस एस की जो कितना है 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो L को, कितना आ गया L स्क्वायर एंड दिस वन प्लस का कितना आया 3L डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर प्लस का L डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर प्लस का कितना आ गया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस का कितना आया L स्क्वायर एंड माइनस का कितना आया L और माइनस का कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 4। देखो इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा L आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा इन दोनों सॉल्व करके 2L आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया देखो ये L स्क्वायर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर 2L प्लस इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल और ये माइनस का कितना है यहाँ पर L स्क्वायर माइनस का L। ओके, तो इस L से ये L क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या 2L दोनों से L कॉमन हो गया तो ये कितना आ गया 2 - 1 तो कितना आ गया यहाँ पर L आ गया। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी मेरे पास L के बराबर होगी। ठीक, तो इस केस के लिए आप डेल टी कितना आ जाएगा देखो ये वैल्यू पुट कर दो आप, इस पूरी की जो कितनी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ L आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डेल टी डैश इस केस के लिए डेल टी एल कॉमा एस डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म तो ऐसे रहा इधर का क्या है मेरे पास माइनस का R इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना है मेरे पास 2n की पावर 3 L इंटू एल प्लस 1/2 एंड फिर कितना है L प्लस 1 और इस पूरे के जो कितना आ जाएगा मेरे पास सिर्फ L आ जाएगा। ठीक, सिर्फ कितना आ जाएगा L आ जाएगा। देखो इस L से ये वाला L कैंसिल कर दूँ तो रहने दो, सिर्फ L आ जाएगा। ठीक है, ये L यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। सही, इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर
ए बोल दो, क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर ए। ये क्या आया, शिफ्ट कब या फिर चेंज इन एनर्जी कब, जब हमारे पास क्या था, एस इज इक्वल टू 1 था और जे इज इक्वल टू कितना था, एल प्लस, सॉरी एस इज इक्वल टू 1/2 था और जे इज इक्वल टू कितना था, एल प्लस 1/2 था। और नेक्स्ट केस में कितना आ जाएगा, जे इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे हम, एल माइनस 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ओके तो देखो अब जे इज इक्वल टू जब 1/2 पुट करेंगे तो कितना होगा, या जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 पुट करेंगे तो कितना होगा। तो केस सेकेंड में हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एस की जगह तो कितना है 1/2 है, लेकिन जो जे है उसकी जगह कितना है मेरे पास, एल माइनस 1/2 है। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, देखो ये जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 माइनस का एस इंटू एस प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू, जे की जगह क्या पुट करना है हमको, एल माइनस 1/2 पुट करना है। तो कितना आ जाएगा ये एल माइनस 1/2 प्लस का 1 एंड माइनस का एल इंटू माइनस का, सॉरी प्लस का 1 एंड माइनस का एस की जो कितना 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 आ गया। ओके इक्वल टू कितना होगा, देखो ये क्या है मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, एल प्लस 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये एल माइनस 1/2 इंटू एल प्लस 1/2 माइनस का एल स्क्वायर माइनस का कितना आया, एल आया, और माइनस का कितना आ गया 3/2 और 3/4 आ गया, ठीक है। माइनस का कितना आ गया, 2 दूना 4, 3/4 आ गया, ठीक। ओके अब ये सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा, एंड यहाँ पर देखो माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एल माइनस का 3/4 आ गया। देखो इस एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट। तो माइनस का एल माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। इनको सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस 1 आ गया। तो माइनस का एल माइनस का 1 तो कितना आएगा, माइनस का एल प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, जो यहाँ पर इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो। तो मेरे पास यहाँ से जो नया जो वैल्यू आई, या फिर शिफ्ट इन एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी व्हेन एस इज इक्वल टू 1/2 एंड जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2, तो यहाँ से डेल एल कोमा एस डबल डैश, ये क्या इसका क्या बोला है मैंने, डेल टी डैश बोला है, तो इसको क्या बोला, डेल टी डबल डैश इज इक्वल टू, अब इधर इतना तो यही रहा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 2 एन की पावर 3 एल इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1 आया, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर, और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, एल प्लस 1 आ गया, ठीक है। और सेट इज सम इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब देखो तो एक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, और एक कैसा आ रहा है, नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है। यानी ये क्या है, पहले एक एनर्जी लेवल थी, तो एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल में शिफ्ट होगी। कौन से में, एक के लिए जो शिफ्ट है वो कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरे के लिए जो शिफ्ट है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और कितना होगा, वो क्या वैल्यू पुट करने के बाद आएगा, इस एल की वैल्यू पुट करने के, एल और एन की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा, ठीक है। और ये कौन सा होगा, अपवर्ड शिफ्ट। पहले मेरे पास एक एनर्जी लेवल था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ी देर के लिए जूम कर लेता हूँ। पहले सिर्फ एक एनर्जी लेवल था, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे हम जो जैसे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होने से मेरे पास 2 लेवल मिलेंगे, एक लेवल ये होगी और एक लेवल ये होगी। इस लेवल के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डेल टी एल कोमा एस डैश होगी, सॉरी एल कोमा एस डबल डैश होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और दूसरे के लिए जो एनर्जी होगी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और वो कितनी होगी, इतनी होगी, डेल टी डैश एल कोमा एस के बराबर होगी। नाउ इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो आप, दिस माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन निकाल सकते हो आप, इससे इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या क्या निकल जाएगा, सेपरेशन बिटवीन 2 एनर्जी लेवल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाल देंगे हम, सेपरेशन बिटवीन दीज 2 एनर्जी लेवल। अगर यहाँ से सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डेल टी एल कोमा एस, डेल टी एल कोमा एस, या फिर खाली डेल टी इज इक्वल टू डेल टी एल कोमा एस डबल डैश इज इक्वल टू, सॉरी माइनस कितना आ जाएगा, डेल टी एल कोमा एस डैश। वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, इस एल प्लस 1 से ये वाला एल प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, देखो कितना आता है। ओके वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है हमारे पास, कितना है हमारे पास, आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया है मेरे पास, 2 एन की पावर 3 इंटू एल प्लस 1/2, और इतना ही बचा, एंड फिर माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी, और मैंने माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है प्लस, मैंने माइनस कितना होगा, प्लस हो गया, तो कितना आ गया ये आर इन्फिनिटी
अल्फा स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर 2n की पावर 3 और अंदर कितना बचा l+1/2 इंटू l+1 आ गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइड बाई 2n की पावर 3 l प्लस का 1/2, दोनों ओर से कॉमन, देखो ये दोनों ओर से कॉमन है तो अंदर कितना बच गया 1/l प्लस का 1/l+1। ठीक है, ओके, इसे मिटा दो नीचे वाला। तो यहाँ से डेल टी इज इक्वल टू r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2n की पावर 3 l प्लस का 1/2 एंड दोनों में एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर l इंटू l+1 और अंदर कितना बच गया l प्लस 2l+1 आ गया ऊपर से। ठीक है, देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, कुछ फ़ायदा होगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, देखो ये r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2n की पावर 3, अंदर कितना बच गया l+1/2, ऊपर से 2 कॉमन ले तो l+1/2 आ गया और नीचे कितना बच गया मेरे पास l इंटू l+1 आ गया। देखो इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, तो सेपरेशन बिटवीन 2 लेवल तो कितना आ गया, देखो r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड की पावर 4 एंड इंटू कितना आ गया यहाँ पर l की पावर 3 l इंटू l+1। ओके, और कुछ बचा है, इतना आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, सेपरेशन निकल गया। अब ये l की वैल्यू पता होगी, n की वैल्यू पता होगी और इनकी तो वैल्यू पता होती है हमको पहले से। ये क्या है r इन्फिनिटी, वी ऑल नो दिस r इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू 1/137। ठीक है, ये क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पर पुट करोगे कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर निकल के आता है वो मेरे लिखा हुआ है यहाँ पर और ये निकल के आ रहा है हमारे पास कितना, ये आ रहा है 584। कितना आ रहा है ये, ओके, कितना आ रहा है 584, ये जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ रहा है ये l n की पावर 3 इंटू l+1 एंड इतना क्या आ गया है मीटर इनवर्स। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेपरेशन बिटवीन 2 लेवल। ओके, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से होगा क्या, जो एक एनर्जी लेवल है वो 2 एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी फॉर ए गिवन l, और एक के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी या फिर जो एनर्जी स्प्लिट होगी कितनी होगी, डेल टी डबल डैश ये वाली होगी और जो दूसरी वाली जो यहाँ पर लिखी थी वो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से एनर्जी लेवल में क्या होगा, सेपरेशन होगा। अगर एनर्जी लेवल में सेपरेशन हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होंगी उनमें भी क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो ये तो क्या था, कैलकुलेशन था। ठीक है, आप इसको थ्योरेटिकली भी सीधे सीधे बीच से कैलकुलेशन न करके सीधे लास्ट वाला रिजल्ट याद कर सकते हो, याद करके, क्योंकि लास्ट वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो एक लेवल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हो जा रही है, 2 लेवल में, और वो कौन डिफाइन कर रहा है, जे की वैल्यू। एक किसके लिए, जे इज इक्वल टू l+1/2 और दूसरी लेवल किसके लिए हो रही है, जे इज इक्वल टू l-1/2 के लिए। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद करो, जो बीच में हो तो कैलकुलेशन है, वो तो मैंने खाली वैसे ही कर दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, वैसे बहुत लंबा हो गया आज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन। तो थैंक यू, धन्यवाद।